हेलो दोस्तों, आज से हम हिंदी प्रारंभ कर रहे हैं। तो हिंदी में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वर्णमाला। बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। तो हिंदी का हमारा पहला टॉपिक आता है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। वर्णों की माला। तो वर्णमाला हम कहते किसे हैं? तो वर्णमाला होता है कि अक्षरों का या वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह ही वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला में आप सभी को पता होगा कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी वर्ण होते हैं और उसमें मात्राएं होती हैं। जो मात्राएं होती हैं उन्हीं को हम स्वर कहते हैं। तो वर्णमाला में क्या क्या होता है? स्वर और व्यंजन। तो पहले हम देखते हैं स्वर और फिर आता है हमारा व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको बोलने के लिए किसी अन्य स्वरों या व्यंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन कहते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए, स्वर में हमारे दो स्वर होते हैं। एक हमारा स्वर होता है हास्य स्वर होता है और दूसरा स्वर होता है दीर्घ होता है। तो हास्य का मतलब होता है छोटा, जिसको बोलने के लिए कम समय लगे, वो हास्य कहलाता है। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में अधिक समय लगे, या हम उसे कहते हैं कि जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है, वही दीर्घ स्वर होता है। तो हास्य स्वर देखिए हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है। ये होता है हास्य स्वर। और दीर्घ में क्या क्या आते हैं? आ आता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होता है हमारा हास्य स्वर। ठीक है, तो ये हो गया हास्य स्वर, ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे स्वर कुल कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन में देखिए, व्यंजन में सबसे पहला व्यंजन हमारा होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। चौथा हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। ये होता है संयुक्त व्यंजन। और 5वां होता है आगत व्यंजन। ठीक है, आगत व्यंजन। तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत व्यंजन। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जिसको बोलने में मुंह का कोई न कोई भाग स्पर्श हो, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? टोटल 27 होती है। स्पर्श व्यंजन क, ख, ठीक है, ग, अंग, छ, ज, इ, ट, ड, अड़। ठीक है, तो या तो हम ऐसे बोलें, स्पर्श व्यंजन होता है क वर्ग के कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। क के बाद आता है च वर्ग, फिर ट वर्ग, ट के बाद त वर्ग, त के बाद प वर्ग। ये होता है स्पर्श व्यंजन। क वर्ग मतलब क, ख, ग, अंग, च वर्ग छ, ज, इ, ट वर्ग ट, ड, अड़, त वर्ग त, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, भ, म। यानी सभी वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं।
और इसके अलावा हमारा होता है ड़ और ढ, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल हो गई 27। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 2 27, टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 27 होते हैं। अब अगले हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है य र ल व, ये कितने हो गए, 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। फिर उष्म में संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन में आते हैं श स और ह, उष्म व्यंजन, जिनको बोलने में ऊष्मा लगे। देखिए इसको बोलिए तो मुंह से ऊष्मा लगेगी, ऊष्मा निकल रही है ना, तो ये उष्म व्यंजन हो गया। स ह। ये संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छ त्र ज्ञ, एक और होता है स्र। ये हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब है जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर आगत व्यंजन हमारा होता है, एक होता है ज, एक होता है फ, ये दो होते हैं आगत व्यंजन। ठीक है, तो देखिए स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, 4 हास्य स्वर होते हैं और 7 होते हैं दीर्घ स्वर। फिर व्यंजन की हम बात कर लेते हैं, तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन में य र ल व 4 हो गए, उष्म व्यंजन में स ह 4 और संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ स्र 4, आगत व्यंजन हो गया 2। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो इसमें 4 4 4 और 2, इनकी संख्या कितनी होगी, 52 हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। स्वर होता है और व्यंजन होता है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा बात करते हैं संयुक्त व्यंजन पे कि संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र, इनको संयुक्त क्यों कहते हैं। ठीक है, संयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजन या स्वर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारा होता है छ त्र ज्ञ, एक होता है स्र। तो छ मिलकर बना होता है आधा क स के एस एच, देखिए इसकी इंग्लिश होती है के एस एच, आधा क होता है, आधा श ये वाला होता है ना स, ऐसे ये, और इसमें मिला होता है अ, तब जाके मिलता है छ। और इसकी इंग्लिश होती है टी आर ए। टी आर ए का मतलब है, टी का मतलब है आधा त, और आर का मतलब है आधा र, और ए का मतलब होता है अ। फिर ज्ञ, इसका इंग्लिश होता है जी वाई ए, तो जी से होता है आधा ज, और वाई से होता है य, और फिर ए से होता है और स्र, इसका इंग्लिश होता है एस एच आर ए। तो एस एच से आधा श, ये आधा श, फिर आधा त, नहीं त नहीं होता है, आधा श, और फिर इसमें मिला होता है अ, ये होता है श। तो छ आधा क आधा श यानी छ, तो छ आधा क और स से मिलकर बना होता है त्र, त और र से मिलकर बना होता है क्या, ज और य से मिलकर बना होता है, और स्र स और र से मिलकर बना होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। तो एक टॉपिक हमारा छूट रहा है जिसको हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है। तो आपने पढ़ा, स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, तो आप लोग देखते होंगे कि स्वर के लास्ट में कुछ चीज़ें बची होती है, जैसे अंग होता है, अह होता है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर स्वर 11 होता है तो ये क्या होते हैं जो लास्ट में बचते हैं। तो ये मित्रों, ये होता है अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब होता है जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। तो अयोगवाह का मतलब होता है, ये इनकी संख्या होती है 3, एक अंग अह और अ, इया। तो अंग का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे पढ़ते हैं पंकज, ठीक, तो ये क्या है, ये अनुस्वार है। फिर आप लोग पढ़ते होंगे जंगल,
जंगल में ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक, तो अंग का जो बिंदी होती है उसको हम कहते हैं अनुस्वार, और अह की बिंदी को कहते हैं हम लोग विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग जैसे राम, श्याम, ये सब क्या है, ये सब विसर्ग है। तो अनुस्वार का मतलब अंग की मात्रा, विसर्ग यानी जो लास्ट में अह होता है, और इसको कहते हैं चंद्रबिंदी। तो ये अनुस्वार हो गया, ये विसर्ग हो गया। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, तो मित्रों इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग, और जो अंग की बिंदी होती है इसको हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। तो आप लोग देखो, जैसे इसका उदाहरण हो गया गांव, ठीक है, अंधेरी, ये अनुनासिक है। तो ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है। और विसर्ग देखिए, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, इसको कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार यानी ये अंग की मात्रा जो होती है वो अनुस्वार होता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान का मतलब होता है जहाँ से वर्ण उच्चरित होते हैं, कौन मुंह के कौन से भाग को स्पर्श करते हैं, वही उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे कि वर्ण बोलते हैं तो कोई कोई जीभ को स्पर्श करता है, कहीं तालु को स्पर्श करता है, कहीं से कंठ से कोई आवाज़ निकलती है, कोई आवाज़ दंत से होकर निकलती है। अगर दंत ना रहे तो वो आवाज़ निकलेगी ही नहीं, वो कोई और उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जहाँ से वर्ण उच्चरित होते हैं। तो उच्चारण स्थान में हम देखते हैं, इसको हम फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं ना, इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला होता है अकूह विसर्जनीयानाम, अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। पहला फॉर्मूला है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, और दूसरा फॉर्मूला है, ये है इच यशानाम ताल। अगला फार्मूला है इच यशानाम ताल। तो दोस्तों देखिए, ये फार्मूला है, हम लोग फार्मूले के थ्रू देखेंगे। तो पहला फार्मूला है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, इच यशानाम ताल, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दन्तः, उपोपधमानीयानाम ओष्ठौ, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो अब इसका हम मतलब बताते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग चाहो तो लिख लो, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से इसको याद किए रहेंगे तो सब पता चल जाएगा। पहले अ आता है, फिर छोटी ई आता है, फिर री आता है, फिर ली आता है, फिर उ आता है। ये 5 हो गए। ए दैतो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्ठम, और वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, आप इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। तो अब इसका हम मतलब बता रहे हैं। तो पहला है अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। तो पहले अ का मतलब होता है आ। अ का मतलब होता है आ, और उ का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग के जितने भी वर्ण रहेंगे, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के जितने भी वर्ण रहेंगे वो अकूह विसर्जनीयानाम, और जितने भी विसर्ग वाले व्यंजन रहेंगे वो आ, क वर्ग और विसर्ग, ये 3 जहाँ भी रहेंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ, मतलब कंठ से। तो अकूह विसर्जनीयानाम कंठ। अ का मतलब आ, और कु का मतलब होता है क वर्ग, और विसर्जनीयानाम यानी विसर्ग वाले जितने भी वर्ड रहेंगे उनका उच्चारण स्थान होगा कंठ। कंठ
दूसरा है इच यशानम ताल। इच यशानम, पहले ई, छोटी ई का मतलब है छोटी ई और बड़ी ई चू, चू का मतलब च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, और य वर्ण और शा मतलब श वर्ण। ये वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ताल। ई का मतलब छोटी ई बड़ी ई, चू का मतलब च वर्ग यानी च छ ज झ इ, फिर य और श, इनका उच्चारण स्थान ताल। अब तीसरा देखते हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, ये री, छोटी री और बड़ी री। री टू का मतलब है ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ अण, और र अश, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। री का मतलब छोटी री बड़ी री, और टू का मतलब है ट वर्ग, और र और श, ये र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला है ऋतुलसानाम दंतः। ऋतुलसानाम दंतः, तू, इसको नहीं लेंगे ना, ये तू का मतलब है त वर्ग, तू का मतलब है त वर्ग, और ल और स, ये स, इनका उच्चारण स्थान दंत से। त वर्ग ल और स, त वर्ग ल और स, उच्चारण स्थान दंत। ऋतुलसानाम दंतः। ठीक है। अगला है उपपधमानीय नाम ओष्ठौ। उ उ उ उ उ उ का मतलब है प वर्ग, और उपधमानी व्यंजन यानी प और उपधमानी व्यंजन। अगला आता है ए दैतो कंठतार। ए दैतो, ए दैतो, इसका उच्चारण स्थान कंठतार। ठीक है। ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो मतलब ओ आओ। देखिए इसको थोड़ा हम विस्तार इसका कर दे रहे हैं ना। ए तो पहले ए, तो ए का जब विग्रह करेंगे तो ए का विग्रह होगा कि अ प्लस ई, अ का उच्चारण स्थान कंठ, और छोटी ई यानी ई का उच्चारण स्थान क्या है? ताल। ठीक, तो ई का उच्चारण स्थान है ताल। तो जो वर्ण अ और ई से बनेगा यानी कंठ और ताल से, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ताल। और आय का देखेंगे तो अ में ए जुड़ेगा ना, तो अ में ए जुड़ेगा तो क्या बनेगा? आय बनेगा। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ताल। ओ का देख लेते हैं, तो ओ कैसे बनेगा? अ में जब उ जोड़ेंगे तो अ उ क्या हो जाएगा? अ उ बनेगा ओ, अ उ बनेगा ओ, और अ का उच्चारण स्थान कंठ, और उ का उच्चारण स्थान देखिए, उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, और ओष्ठ हो गया कंठोष्ठ। ठीक है। तो ओ किससे, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। फिर वकारश्च दंतोष्ठम, इसका मतलब है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। ठीक है। और यहाँ अगर अ को बनाएंगे तो ओ में क्या जोड़ देंगे? ओ में हम जोड़ देंगे, अ में ओ जोड़ेंगे तो बनेगा अ में ओ जोड़ेंगे, यहाँ अ होगा, अ में ओ जोड़ेंगे तो बनेगा औ। ठीक है। इसका भी उच्चारण स्थान अ हो जाएगा। अब हो गए ये उच्चारण स्थान सभी हो गए। ठीक है। तो इसको आप याद किए रहेंगे तो बताने में आसानी हो जाएगी। ठीक है।
इसको हम थोड़ा इसका ट्रिक भी देख लेते हैं ना। पहले अ है मतलब अकु विसर्जनीय नाम कंठ, फिर अ के बाद छोटी ई इचेशानाम तालु, फिर री ऋतुरसाणाम मूर्धा, फिर री ऋतुलसानाम दंता उपपधमानीयानाम ओष्ठ। तो देखिए इसमें एक कॉमन है कि पहले कु, फिर चू, फिर टू, फिर तू, इसके बाद पू, पुछु टू तू पू, यानी पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, इसके बाद प। ठीक है, तो कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी आप लोग देख लीजिए, फिर हमारा वर्णमाला खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसमें हम पहले देखते हैं। पहला नंबर होता है हमारा अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। फिर एक तीसरा होता है अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। और चौथा है घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन, घोष या सघोष व्यंजन। ठीक है, घोष या सघोष, घोष कहिए या सघोष कहिए। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण का मतलब होता है अल्प, इसमें प्राण अल्प हो, कम हो। अल्प प्राण यानी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने पर प्राण कम होता है, इसको हम जल्दी से बोल लेते हैं, उसमें बोलने में कम समय लगता है, वही अल्प प्राण होता है। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ण को बोलने में हमें कम समय लगता है। जैसे क ख ग घ अंग, क मतलब पहले क के बाद ग, फिर अंग। देखिए जल्दी से बोल दिया ना, क ग अंग। फिर च छ ज झ इ, तो इसमें क्या क्या बोले कि च छ ज झ इ, ये सब क्या है अल्प प्राण है। इसका मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है अल्प प्राण होता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का, देखिए इसमें भी च वर्ग है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है। तो च वर्ग में च वर्ग का च ज इ, यानी पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, ये क्या है अल्प प्राण है। इसके अलावा आप लोग और पढ़े होंगे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, य र ल व, ये क्या होते हैं, इनको भी हम अल्प प्राण व्यंजन लिखते हैं। तो अल्प प्राण में आता है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कचट तक में कोई भी, जैसे प अल्प प्राण है, ब अल्प प्राण है, भ महाप्राण है, म अल्प प्राण है। तो जो तीसरा व्यंजन होगा, पांचवा व्यंजन होगा, पहला व्यंजन होगा, वो क्या होगा अल्प प्राण व्यंजन। उसके अलावा चार व्यंजन और होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से, य र ल व, ये क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं। अब हम देखते हैं महाप्राण। महाप्राण का मतलब है जिसको बोलने में अधिक समय लगे, अधिक वायु निकले। जैसे क ख ग घ अंग अल्प प्राण। फिर आते हैं च छ ज झ इ अल्प प्राण है। तो पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण और दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन किसी भी वर्ग का। ख घ छ झ ठ ट ट अल्प प्राण, ठ महाप्राण, ड अल्प प्राण और ढ महाप्राण। ठीक, तो ढ क्या है महाप्राण है और ठ क्या है महाप्राण है और अ क्या है अल्प प्राण है। इसका मतलब है कि दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, इसमें भी देखिए दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, इसमें भी दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन। ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग का है। फिर त वर्ग में देखेंगे तो थ
ध महाप्राण, बाकी अल्पप्राण, ऐसे प वर्ग में होगा। ठीक है। और महाप्राण में कुछ और व्यंजन आते हैं, जैसे क्या आता है आपके संघर्षी व्यंजन जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स स ह, ये क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो अल्पप्राण का मतलब है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, और य र ल व, ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण जो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, उसके बाद श ह, ये महाप्राण होते हैं। अब हम देखते हैं अघोष और सघोष व्यंजन। तो अघोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है। पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे हम बात करते हैं क ख, क्या है, अघोष है। ग घ अंग, ये क्या है, घोष है। फिर आता है च छ, अघोष व्यंजन। ज झ इय, क्या है, घोष व्यंजन है। ठीक है। तो क ख क्या है, अघोष व्यंजन है। और ग घ अंग, ये क्या है, घोष व्यंजन है। फिर च छ अघोष व्यंजन, और ज झ इय, ये हो गया घोष व्यंजन। ठीक है। तो आप लोग इसका रिवीजन करिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे।